नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए एपिसोड में स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, तो इस एपिसोड को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले उसे जरूर देख लें। और अगर आपने पिछला एपिसोड देख लिया है, तो बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। यह एपिसोड ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एडिथ सोचती है कि हर रोमांटिक फैंटेसी नोवेल की विलेन को शुरुआत में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसे बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो असली एडिथ जैसी गलतियां न दोहराए। तभी उसकी बग्घी रुकती है और वो बाहर कदम रखती है। सामने रुडविक परिवार का आलीशान महल देखकर वो दंग रह जाती है। ये तो किसी पैलेस से कम नहीं है। अब समझ आया कि एडिथ का जलकुकड़ा बाप इनसे इतनी जलन क्यों करता था। तभी उसका भाई ताना मारता है, हमेशा की तरह दिखावे से भरा हुआ है। और उसका जहरीला बाप कहता है, बाहर की चमक दमक से क्या होता है, अंदर से तो ये सब खोखले हैं। तभी सामने से रुडविक मैनर का चीफ बटलर आता है और कहता है, रुडविक मैनर में आपका स्वागत है। ड्यूक और डचेस अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही एडिथ का बाप गिरगिट की तरह रंग बदलता है और बड़ी मीठी आवाज में कहता है, हाँ, चलो मेरी प्यारी बेटी एडिथ। भाई साहब, इसका ये तुरंत बदला हुआ रूप देखकर एडिथ भी सोच में पड़ जाती है कि क्या कमाल का 180 डिग्री पलटी मारी है इसने। एडिथ मुस्कुराते हुए कहती है, जी फादर। वो खुद को दिलासा देती है कि सब ठीक है, वो इस सिचुएशन को संभाल सकती है। उसे बस एक हफ्ते के लिए इस जहरीले परिवार को बर्दाश्त करना है। अब उसके लिए सबसे जरूरी काम था रुडविक एस्टेट में अपनी जगह बनाना, जो कि इस पूरी नॉवेल का मेन स्टेज है। तभी सर्वेंट अनाउंस करता है, काउंट रीगेलहॉफ, उनके वारिस और लेडी एडिथ रीगेलहॉफ आ चुके हैं। जैसे ही एडिथ हॉल में कदम रखती है, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोचती है, ओ तेरी, जिन कैरेक्टर्स को मैंने सिर्फ नॉवेल में इमेजिन किया था, आज वो सब मेरे सामने खड़े हैं। सामने ग्रेसफुल लुक में खड़े हैं ड्यूक एक्सेल रुडविक और उनकी वाइफ डचेस जोसेलिन रुडविक, जो एडिथ का वेलकम करते हुए कहते हैं कि सफर के बाद वो थक गई होगी और डिनर बस रेडी है। लेकिन भाई, असली धमाका तो तब होता है जब एडिथ की नजर वहां बैठे क्लिफ पर पड़ती है, जो इस कहानी का मेल लीड है। वो इतना हैंडसम है कि एडिथ सोचती है, भाई, इसकी इन गोल्डन आंखों में तो कोई भी डूब जाए। तभी एडिथ की नजर उस ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की पर पड़ती है, जो दिखने में बिल्कुल एक ताजा खिले फूल जैसी है। वो समझ जाती है कि यही इस कहानी की असली हीरोइन यानी राइज है, जो वाकई में बेहद खूबसूरत है। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है उस आदमी पर जिससे उसकी शादी होने वाली है, यानी ये किलियन। किलियन को देखते ही ईडिथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचती है, भाई, ये तो नाइंसाफी है। अब मुझे समझ आया कि ओरिजिनल एडिथ इस पर इतनी पागल क्यों थी। शार्प चिन्ह, परफेक्ट नाक और एकदम मस्कुलर बॉडी के साथ वो इतना हैंडसम लग रहा है कि एडिथ को यकीन नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। हालांकि उसका पहला इंप्रेशन काफी कोल्ड और कड़क है। वो एडिथ को एक तीखी और नफरत भरी नजर से घूरता है। एडिथ तुरंत संभल जाती है और सोचती है, बेटा एडिथ, कंट्रोल। वैसे भी ये बंदा कभी मेरा होने नहीं वाला। डिनर टेबल पर एक से बढ़कर एक आलीशान डिशेस सजी हुई हैं। एडिथ जैसे ही मीट का पहला टुकड़ा खाती है, वो अंदर ही अंदर झूम उठती है। भाई, एरिस्टोक्रेट होने का यही तो असली मजा है। मीट मुंह में डालते ही पिघल रहा है। लेकिन उसका यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि उसका ड्रामेबाज बाप अपना खेल शुरू कर देता है। वो उदास चेहरा बनाकर कहता है, अपनी बेटी को विदा करते वक्त कोई भी पेरेंट चैन से नहीं बैठ सकता। एडिथ समझ जाती है कि इसका असली प्लान अब शुरू होने वाला है। काउंट आगे पासा फेंकता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि एडिथ के साथ उसके बचपन की कुछ मेड्स को भी भेज दूं, जो उसे अच्छे से जानती हैं और उसका ख्याल रख सकें। यह सुनकर रुडविक परिवार के लोग चुप हो जाते हैं और डचेस बहुत ही ग्रेसफुली जवाब देती हैं, हमारे मैनर की मेड्स खुद बहुत स्किल्ड हैं। डचेस का यह साफ इनकार सुनते ही काउंट का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वो मीट के टुकड़े में कांटा चुभाते हुए एक बेहद डरावनी और तीखी स्माइल देता है और कहता है, डचेस रुडविक, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जब आपकी इस परिवार में शादी हुई थी, तब आप अपने साथ अपनी मेड्स लेकर नहीं आई थीं? काउंट के इस तीखे सवाल से पूरी डिनर टेबल पर एकदम बर्फीली शांति छा जाती है।
माहौल को बिगड़ता देख एडिथ समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। वो अपनी नैपकिन से मुंह साफ करती है और बीच में बोलते हुए कहती है, फादर, मैं उनके बिना भी बिल्कुल ठीक हूं। योर ग्रेस, आप मेरे पिता की इस रिक्वेस्ट को भूल जाइए। वो बस मेरी शादी को लेकर थोड़े परेशान हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कितनी अनाड़ी हूं। एडिथ का ये बीच में बोलना उसके बाप को जरा भी रास नहीं आता। डिनर के बाद वो गुस्से में आगबूला हो जाता है और उस पर चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम किसी काम की नहीं हो, मेरे रास्ते में आना बंद करो। माहौल एकदम गर्म हो जाता है और एडिथ समझ जाती है कि मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। वो पलटकर अपने पिता से कहती है, फादर, क्या आपने ड्यूक लुडविक का चेहरा नहीं देखा था? आप बहुत ज्यादा साफ साफ गेम खेल रहे थे, जिसकी वजह से मैं नर्वस हो गई थी। उन्हें अच्छे से समझ आ गया था कि आप उन मेड्स को मेरे साथ क्यों भेजना चाहते हैं, जबकि हमारा मकसद तो उनके शक को कम करना था ना। कम। एडथ अपने पिता को समझाती है, अगर उन्हें शक हो गया कि मेरी मेड्स जासूस हैं तो वो और चौकन्ने हो जाएंगे। इस पर उसका पिता कड़क आवाज में पूछता है, लेकिन तुम वहां अकेले अपने दम पर क्या कर लोगी? एडिथ बड़ी चालाकी से जवाब देती है, फादर, ठंडे दिमाग से सोचिए। पहले मैं अकेले उस मैनर में एंट्री करूंगी। जैसा कि आपने कहा, मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अगर मैं शांत रहूंगी तो धीरे धीरे उनका शक कम हो जाएगा। सबसे पहले मुझे उनका भरोसा जीतना होगा। वो आगे अपना प्लान बताती है, एक बार जब मैं उनका ट्रस्ट जीत लूंगी, तब मैं होमसिक होने का नाटक करूंगी या कोई और बहाना बनाकर कुछ समय के लिए अपने घर से मेड्स को बुला लूंगी। काउंट रीगेलहॉफ सोच में पड़ जाता है और एडिथ कहती है, बस मुझ पर भरोसा रखिए फादर। भाई साहब, इस ड्रामे के बाद पूरा एक हफ्ता तलवार की धार पर बीतता है और सारी चीजें सेटल करने के बाद आ जाता है शादी का वो दिन जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। वे दोनों ऑल्टर पर खड़े होते हैं और एडिथ चैन की सांस लेती है कि फाइनली उसे अब उस नरक जैसे घर में कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा। प्रीस्ट दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहता है, सर्वशक्तिमान हर्षन, इनके रिंग्स और शादी की इस कसम को अपना ब्लेसिंग दीजिए। अब बस एक ही आखिरी चीज बची थी, एक दूसरे को रिंग पहनाना। तभी छोटे छोटे बच्चे छोटे कदमों से चलते हुए रिंग कुशन लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखकर एडिथ मुस्कुरा उठती है और सोचती है, ओह कितने प्यारे बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी नजरें घुमाती है, उसका सामना होता है किलियन के उसी तीखे और नफरत भरे लुक से जो उसे घूर रहा था। एडिथ मन ही मन सोचती है, ठीक है भाई, ठीक है किलियन, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चलो इस ड्रामे को जल्दी से खत्म करते हैं। जैसे ही रिंग पहनाने का वक्त आता है, किलियन रिंग उठाता है और इतने रूखे तरीके से उसे पहनाता है कि उसका हाथ एडिथ की उंगलियों को छूता तक नहीं है। वो इस कदर दूरी बनाकर रखता है मानो एडिथ कोई अछूत हो। एडिथ इस बात को नोटिस करती है और मुस्कुराते हुए सोचती है, अरे बाप रे, ये तो मुझसे हाथ तक टच नहीं करना चाहता। किलियन का ऐसा बर्ताव देखकर एडिथ सोचती है, कितना बचपना है यार। लेकिन तभी किलियन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। एडिथ चौंक जाती है। पर भाई, वो कोई प्यार से हाथ नहीं पकड़ रहा था, बल्कि रस्म के मुताबिक उसे एडिथ के साथ आगे बढ़ना था। वो एकदम रूखे तरीके से अपना हाथ सरका लेता है। तभी वहां खड़े मेहमान आपस में दबी हुई आवाज में हंसने लगते हैं। उनका ये मजाक उड़ाना देखकर एडिथ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो गुस्से में अपने हाथ भींच लेती है, पर फिर वो खुद को समझाती है, हम इससे कुछ बदलने नहीं वाला। वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई अटेंशन नहीं चाहिए भाई। इसके बाद दोनों मेहमानों के सामने आते हैं और एडिथ उन प्यारे बच्चों की पीठ थपथपाते हुए बड़े प्यार से कहती हैं, गुड जॉब बच्चों। शादी के बाद जब एडिथ और किलियन साथ चलते हैं तो किलियन उसे बड़ी रूखी और बेरुखी नजरों से देखता है। लेकिन एडिथ अब इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही। वो हॉल की भव्यता को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि इस रीइंकार्नेशन से उसकी उम्मीदें बहुत छोटी थीं। बस एक ऐसी लाइफ जहां कोई टॉर्चर करने वाला बाप या भाई ना हो, जहां चैन की नींद हो, सुकून हो और अपने शौक पूरे करने का मौका मिले। फाइनली सब खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में आती है और राहत की सांस लेती है। उफ, आखिरकार उस भारी वेडिंग ड्रेस से छुटकारा मिला। अब जाकर चैन की सांस आई है। वो एक कंफर्टेबल स्लीवलेस ड्रेस में बेड पर बैठती है और खुद से कहती है, यार, उस वेडिंग गाउन का गला इतना डीप था कि मुझे हर वक्त डर लग रहा था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। और ऊपर से वो हाई हील्स, इस एडिथ की पसंद ही एक दिन मेरी जान ले लेगी। वो थक कर अपनी बाहें फैलाती है और एक लंबी जम्हाई लेती है। तभी दरवाजे पर आवाज होती है। एडिथ कहती है, हाँ अंदर आ जाओ।
दरवाजा खुलता है और एक मेड हिचकिचाते हुए कहती है, लेडी एडिथ? जिसे देखकर एडिथ भी थोड़ी हैरान हो जाती है। दरवाजा खुलते ही एडिथ चौंक जाती है क्योंकि सामने कोई मेड नहीं बल्कि इस कहानी की असली हीरोइन खड़ी है। एडिथ हैरानी से कहती है, ओ मिस राइज, आपको मुझसे क्या काम है? सामने खड़ी राइज बिल्कुल किसी परी जैसी मासूम और सहमी हुई लग रही है। माहौल एकदम शांत हो जाता है। राइज हिचकिचाते हुए अपनी उंगलियों को आपस में दबाते हुए कहती है, दरअसल बात यह है कि वो अपनी आंखें नीची कर लेती है मानो कुछ ऐसा कहने जा रही हो जो बहुत ही सीक्रेट या मुश्किल हो। फिर वो गहरी सांस लेकर आगे बोलती है, मैं बस आपको कुछ बताना चाहती थी। और भाई साहब, वो क्या बताने वाली है? सस्पेंस को यहीं छोड़ते हुए चैप्टर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसे ही और भी डीप डाइव्स के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले चैप्टर में।